हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के या लॉ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आज हमारा टॉपिक है प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम सिर्फ ट्रिब्यूनल वर्ड को समझेंगे। तो देखो, ट्रिब्यूनल जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकरण और अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल शब्द जो है वो ट्रिब्यून शब्द से लिया गया है, जो रोमन राजशाही और गणराज्य के अंतर्गत एक ऑफिसर होता था। तो यहाँ पे आमतौर पर ट्रिब्यूनल का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति या संस्था से जिसके पास दावों और विवादों पर निर्णय करने या निर्धारण करने की अथॉरिटी होती थी, भले ही इसका नामकरण में ट्रिब्यूनल शब्द शामिल हो या ना हो। तो ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसके पास जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन पर डिसीजन देने और उनको डिटरमाइन करने की अथॉरिटी हो। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ट्रिब्यूनल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी किसी भी स्टैट्यूट में डिफाइन नहीं किया गया है। ट्रिब्यूनल भी देखो कोर्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन कोर्ट की तरह तो होते हैं लेकिन कोर्ट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। कहीं ना कहीं ये कोर्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन ये कोर्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कोर्ट से अलग कैसे होते हैं? क्योंकि देखो, कोर्ट जो होते हैं, जो हमारे आमतौर पे न्यायालय होते हैं, वो किसको फॉलो करते हैं? बीएनएसएस को, यानी जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। अगर क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को फॉलो करेंगे। अगर सिविल प्रोसीजर चल रहा है तो सीपीसी और एविडेंस के लिए बीएसए को फॉलो करेंगे। तो तीन चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। लेकिन ट्रिब्यूनल इन्हें फॉलो नहीं करते, इन चीज़ों को, जैसे आमतौर पर कोर्ट करते हैं। ट्रिब्यूनल किसी न किसी स्टैट्यूट के तहत ही इस्टेब्लिश होते हैं जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है। यहाँ पे जो प्रशासनिक या कर संबंधी जो टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हल करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या टैक्स से रिलेटेड हो तो उनको हल करने के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। अगर हम बात करें इनके लीगल प्रोविज़न की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनका प्रावधान डाला गया है और दो नए आर्टिकल जो है यहाँ पे ऐड किए गए थे, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B, है ना। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन आपको कराया था। तो क्या होते हैं ट्रिब्यूनल? तो जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने देखी। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिब्यूनल किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हुआ, है ना, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होते हैं, और एनजीटी जो हमारा एनवायरमेंटल लॉ के अंदर आता है, जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको देखता है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो इस तरीके से किसी ना किसी चीज़ के लिए मान लो कोई लॉ बना दिया और उस लॉ के अंदर अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए अगर एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन बना दी जो उसके मुद्दों को देखेगा। जैसे मान लो पर्यावरण है, अब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी संबंधित समस्याएं होंगी वो कहाँ जाएंगी? एनजीटी में जाएंगी। तो एनजीटी का मतलब हो गया यहाँ पे राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो ये क्या है? ये एक ट्रिब्यूनल है। अगर मैं 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 की बात करती हूँ, तो जैसा मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल ऐड किए गए थे, 323A और 323B। वहाँ पे जो आर्टिकल 323 है वो बताता है कि जो भी हमारी यूनियन है या जो भी हमारा स्टेट है या भारत सरकार के अंदर सरकार के कंट्रोल के अधीन जितनी भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जो लोक सेवाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे उनको हल करने से संबंधित जो ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे वो 323A में बनाए जाएंगे। और 323B जो है वो बात करता है अदर मैटर से रिलेटेड जो भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें अदर मैटर में कौन कौन से आ सकते हैं? आपके टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट आ सकते हैं, लेबर, है ना, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड डिस्प्यूट आते हैं, या लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई लॉ हो और उसके संबंध में अगर कोई ट्रिब्यूनल बनाना हो तो वो 323B में आ जाएगा।
किराएदारी के मामले, ये तो इन सब के लिए अगर ट्रिब्यूनल है तो वो 323 बी उनके लिए प्रावधान करता है। बाकी अगर 323 ए की बात करें तो ये पब्लिक सेवाएं, जो लोक सेवाएं होती है ना, पब्लिक सर्विस, उससे रिलेटेड ट्रिब्यूनल की बात करता है। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के बारे में, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं वो किसके तहत, किस एक्ट के तहत जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं? तो एक्ट का नाम है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। तो 1985 में अपनी पावर का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 को पारित किया, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करे। ये एक्ट 1 नवंबर 1985 से लागू हुआ और इसकी जो स्थापना की गई थी ट्रिब्यूनल की, वो एक कमेटी बनाई गई थी, मलिमत कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन पर, जिसकी सिफारिश पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कमेटी का नाम, एक्ट कब से लागू हुआ और किसको पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करने की। तो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ की पावर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फीचर्स की, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें देखने चाहिए और इन फीचर्स को पढ़ के हमें समझ आ जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस तरीके से कोर्ट से थोड़े डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है सांविधिक उत्पत्ति, यानी स्टैचुअरी ओरिजिन। तो अगर हम प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो ये जो अधिकरण होते हैं, ये देखो स्टैचुअरी इनका ओरिजिन होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये किसी भी लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश होते हैं या फिर उस स्टैट्यूट में, उस लॉ में ही कुछ ऐसी पावर दे दी जाती है सरकार को, गवर्नमेंट को, कि वो अपने आप ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करें। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मान लो या तो कोई लॉ बना दिया गया, कोई स्टैट्यूट बना दी गई, उस स्टैट्यूट से इनको इस्टेब्लिश कर दिया गया, या फिर स्टैट्यूट के अंदर ही गवर्नमेंट को ये पावर दे दी जाती है कि वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करें। इसीलिए इनकी संविधिक उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ एनजीटी की, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं हिंदी में। ये क्या बनाया जाता है, ये क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया है एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस को देखने के लिए। जब हम एनवायरमेंटल लॉ पढ़ते हैं तो उसमें एक एनजीटी का टॉपिक होता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का। ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसीलिए बनाया जाता है ताकि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों और उनके विवादों को ये देख सके। तो स्पेशली किसी भी विवाद को देखने के लिए, किसी स्पेशली मुद्दे या डिस्प्यूट से रिलेटेड जब ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं तो वो अलग से उस लॉ के अंदर ही उनके बारे में प्रोविज़न किया जाता है। नेक्स्ट आता है कठोर अर्थों में न्यायालय नहीं, नॉट अ कोर्ट इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जो हमारे नॉर्मल कोर्ट होते हैं वो सिविल प्रोसीजर के लिए सीपीसी फॉलो करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए वो क्या फॉलो करते हैं, बीएनएसएस फॉलो करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और अगर एविडेंस देखना हो तो वो बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को फॉलो करते हैं। ठीक, सिंपल कोर्ट ये करते हैं। बट अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तो वो ये सारे प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए माना जाता है कि ये स्ट्रिक्ट सेंस में कोर्ट नहीं होते हैं। काम तो कोर्ट की तरह ही करते हैं बट कोर्ट से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बाध्य, बाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल जस्टिस, जो प्राकृतिक न्याय है, उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यहाँ पे बाउंड होते हैं। अब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? जैसे कि सबसे पहले आता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं हो सकता। दूसरा है कि अगर आपके सामने दो पार्टीज़ हैं तो आपको दोनों पार्टीज़ को सुनवाई का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक पार्टी की बात सुनी और दूसरी पार्टी को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, जिनको फॉलो करना ट्रिब्यूनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सरकार के कंट्रोल में ना रहना, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंटली अपने काम को करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता साक्ष्य अधिनियम की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं, नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ सीपीसी एंड बीएसए। तो सेम फिर से वही चीज़ आ गई जो हमने अभी ऊपर पढ़ी कि नॉर्मली कोर्ट तो ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं बट जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ समझ आई। नेक्स्ट आता है हमारा केस लॉ। केस लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है तो इसलिए हमें इसको समझना चाहिए। देखो केस का नाम है एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987।
इस मामले में कहा गया है कि जो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम है, जो अभी हमने ऊपर देखा एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, ये जो एक्ट है ना, इसकी विधि मान्यता को यहाँ पे इस आधार पर चुनौती दी गई थी, इसको चैलेंज किया गया था इस एक्ट को इस केस में, कि वो सरकारी सेवकों जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनके मामलों में हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को ख़त्म करके जुडिशियल रिव्यू को नष्ट कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका आधारभूत ढांचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को लीगल मानते हुए, उसको वैध ठहराते हुए कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसकी पावर पूरी तरह से ये समाप्त नहीं करता है, उसे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136 का अधीन उस चीज़ को सुरक्षित रखा गया है। तो जैसे कि इस केस में उस एक्ट को चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उस एक्ट को यहाँ पे सही ठहराया, वैध ठहराया, इसलिए ये केस आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अधिकरण की आवश्यकता। अब नीड क्या है यहाँ पे ट्रिब्यूनल की, क्यों बनाए जाते हैं ये ट्रिब्यूनल, इनकी क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो काम इनका किया जाता है वो इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि कोर्ट के कार्यभार को कम करने के लिए। देखो, कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन कोर्ट के ऊपर केसेस का बोझ बढ़ता जा रहा है, हज़ारों लाखों की संख्या में केसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रिब्यूनल बना दिए जाएँ तो दिन प्रतिदिन कोर्ट के जो काम है, जो उसका कार्यभार है, वो थोड़ा कम हो जाएगा समय की ज़रूरत को देखते हुए। कोर्ट के पास बहुत सारे बड़ी संख्या में निपटने के लिए तरह तरह के कानूनों के तहत बहुत सारे केसेस होते हैं। तो अगर मान लो ट्रिब्यूनल बना दिया जाए तो कोर्ट का कार्यभार तो वैसे ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्णय में तेज़ी लाने के लिए। अब जजमेंट तेज़ी से मिले जनता को और जस्टिस जल्दी से प्रोवाइड हो सके, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पे ट्रिब्यूनल की ज़रूरत महसूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिर से एनजीटी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो पर्यावरण से रिलेटेड कोई मुद्दा है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो हम कोर्ट में ना ले जाके हम एनजीटी में उस चीज़ को सॉल्व करा सकते हैं, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर। तो यहाँ पे इससे आधा कार्यभार भी कम हो जाएगा और डिसीजन भी थोड़ा जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा। एक ऐसे मंच का निर्माण करने के लिए जहां अधिवक्ता और विशेषज्ञों की सहायता का लाभ उठाया जा सके। तो इसकी अगली विशेषता ये है कि ये एक ऐसे मंच, ऐसे फोरम का निर्माण करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे कि जो एडवोकेट्स हैं और जो भी यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद का फ़ायदा उठाया जा सके, उनके सहायता ली जा सके। पर्यावरण, सशस्त्र बलों, टैक्स से रिलेटेड मुद्दे, जो भी केसेस होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, उनकी सुनवाई के लिए स्पेशली इनको बनाया जाता है। तो एक नीड इनकी ये भी पड़ी कि ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं, देखो सोसाइटी में, जिनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें कोर्ट्स लेके जाओ, है ना, कोर्ट होते हैं, कोर्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जुडिशियल सिस्टम में, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रिब्यूनल होते हैं, इनको हम क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इसीलिए कहते हैं कि आधा कार्यभार कोर्ट का कम कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई मामला हो, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कोई मामला हो, टैक्स का कोई मुद्दा चल रहा हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हो, तो स्पेशली ये इनके लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने देखी हैं, उससे हमें ये चीज़ तो समझ आ गई कि ये होते तो कोर्ट की तरह ही हैं, लेकिन इनके थोड़े अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग इनकी विशेषताएं होती हैं। तो फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक ऐसी क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो कोर्ट्स के ऊपर हैवी बर्डन को कम करने के पर्पस से विधायिका के द्वारा पास किए गए विशेष कानून से बनाए जाते हैं। अधिकरण में देखो कम लागत लगती है, कम खर्च लगता है, और समय भी देखो बहुत कम लगता है। जबकि अगर हम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और पैसा भी खर्च होता है। अगर जुरिडिक्शन की बात करें तो अधिकरण का सीमित जुरिडिक्शन होता है इनका, और विशेष विषयों तक ही ये सीमित होते हैं। जबकि अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में क्या होता है, उनका जो जुरिडिक्शन होता है बहुत व्यापक होता है। जो अधिकरण होते हैं वो प्रशासनिक और सेवा से संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं, विशेष प्रकार के कुछ मुद्दों को ही हल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर तरह का मामला जो है वो अधिकरण में ले जाओ, नहीं। लेकिन कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये सिविल केसेस भी देखते हैं, क्रिमिनल केसेस भी देखते हैं, और अदर तरह के जो दूसरे कानूनी मैटर्स होते हैं उनको भी ये देखते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।